तो हम लोग यहाँ इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे थे, एसिड बेस इंडिकेटर्स, और इसमें मैंने आपको दो थ्योरी बताई थी, एक ओस्टवाल्ड थ्योरी बताई थी और एक मैंने आपको क्विनोनाइट थ्योरी बताई थी, है ना, या इसे स्ट्रक्चर थ्योरी भी हम लोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है। ओस्टवाल्ड इसे अपना उससे समझाते थे, कॉमन आयन इफेक्ट से, ली शैक्लियर प्रिंसिपल से। और जो क्विनोनाइट थ्योरी है वो स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर में चेंज होता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कैसा रहता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, आयंस का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, तो उसके बारे में कुल मिलाकर दोनों ही थ्योरी फिट बैठती है और दोनों थ्योरी मिलकर कंप्लीट करती है इस कॉन्सेप्ट को, एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं पीएच रेंज इंडिकेटर। पीएच रेंज इंडिकेटर ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में रेंज का मतलब ये होता है कि वह पीएच जिस पर इंडिकेटर अपने कलर को चेंज कर देता है, द पीएच एट विच कलर ऑफ इंडिकेटर चेंजेस, है ना। वह पीएच जिस पर इंडिकेटर अपने कलर को चेंज कर देता है उसे हम बोलते हैं पीएच रेंज। क्या बोलते हैं? पीएच रेंज बोलते हैं, उस इंडिकेटर की वह पीएच रेंज होती है। ठीक है। जनरली हम लोग का ये मानना होता है कि देखो, इंडिकेटर्स किस चीज के बारे में बता रहे हैं कि कब वो एसिड से बेस या बेस से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में अलग कलर देते हैं और बेसिक मीडियम में अलग कलर देते हैं। तो जैसे हमने एक एसिड लिया और एक एसिड लेकर हमने उसके अंदर इंडिकेटर भी डाल दिया और धीमे धीमे हमने बेस डालना चालू किया, एक एक बूंद करके हमने बेस डालना चालू किया, तो एसिड के H प्लस खत्म होते जाएंगे। देखो, हमें ये मालूम है एक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस और OH अगर न्यूट्रल है तो H प्लस का कंसंट्रेशन OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। हमें एसिड अगर इसे बनाना है, एसिडिक बनाना है, तो या तो OH को हम कम कर दें या H प्लस को बढ़ा दें। हमें बेसिक बनाना है तो हम या तो H प्लस को कम कर दें या OH को बढ़ा दें। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अब एक सॉल्यूशन के अंदर काफी सारे H प्लस पड़े हुए हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसमें OH 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 को हम डालते जाएंगे, तो OH जो रहेगा वो आपके H प्लस को लेकर क्या बनाता जाएगा, H2। और जैसे जैसे H प्लस कम होते जाएंगे तो इसका पीएच यहां पर बढ़ता जाएगा, कितने से? 0 से। और लास्ट में एक बूंद पड़ेगी और एक बूंद पड़ने के बाद में इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7। 7 यानी न्यूट्रल। और न्यूट्रल में ये कंडीशन आ जाएगी कि H प्लस का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। फिर अगली बूंद डालोगे OH की तो अब ये बेसिक की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा, यानी 7 से लेकर ये कहां पहुंचेगा, 14 तक पहुंचेगा। तो यहां पर हमें ये मालूम है कि ये कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है और ये नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। अब इंडिकेटर चेंज इन पीएच को बताते हैं कब वो एसिडिक से बेसिक हो गया या न्यूट्रल पॉइंट कब आ गया, न्यूट्रल पॉइंट कब आ गया उसके बारे में बताता है। बात समझ आ रही है? तो न्यूट्रल पॉइंट तो हमेशा 7 पर आता है, तो इसका मतलब सभी इंडिकेटर्स का कलर 7 पर चेंज होना चाहिए, पर होता नहीं है ऐसा, ऐसा होता नहीं है। फिनोप्थिलीन आपको मालूम है एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, कलरलेस होता है। फिनोप्थैलीन अगर इसके बारे में बात करी जाए तो एसिडिक मीडियम में ये कैसा होता है, कलरलेस। ठीक है। और बेसिक मीडियम में कैसा होता है, तो बेसिक मीडियम में आपका इसका पिंक कलर रहता है, बेसिक मीडियम में इसका पिंक कलर रहता है। तो एसिडिक मीडियम 0 से लेकर 7 तक रहेगा और 7 के जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, तो पिंक कलर हो जाना चाहिए। पर नहीं, ये अपना जो कलर चेंज करता है वो कहां पर करता है, 8 से लेकर 10 के बीच में करता है। बात समझ आई है? तो ये जो 8 से 10 के बीच में इसका कलर चेंज होता है, यही फिनोप्थिलीन की क्या है, पीएच रेंज है। क्या है, पीएच रेंज है। ठीक है ना। तो वह पीएच जिस पर इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करेगा, इंडिकेटर का जब कलर चेंज होगा हम उसे बोलते हैं पीएच रेंज। और आपने ये देखा कि फिनोप्थिलीन में ये कितना है बेटा आपका, 8 to 10 है, 8 to 10 है। और अगर हम यहां पर बात करें, किसके अंदर बात करें कि मिथाइल ऑरेंज,
तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एसिडिक मीडियम में कैसा होता है? एसिडिक मीडियम में रेड होता है, और बेसिक मीडियम में ये कैसा होता है? येलो कलर का होता है। कैसा होता है? तो इसे कहां पर शो करना चाहिए? तो ये अपना पीएच चेंज जो शो करता है वो 4 से 6 के बीच में करता है। किसके बीच में? ये इसकी पीएच रेंज हो जाएगी, पीएच रेंज। समझ में आ गई बात? इसकी 4 to 6 पीएच रेंज रहेगी, जबकि फेनोप्थिलीन की ये जो रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी? 8 to 10 रहेगी। तो सभी इंडिकेटर्स की ये रेंज जो रहती है वो अलग अलग होती है, ये रेंज अलग अलग होती है। ठीक है, अब इंडिकेटर्स का अपन यूज कहां करते हैं? इंडिकेटर्स का अपन यूज कहां करते हैं? तो इंडिकेटर्स का हम लोग जो यूज करते हैं वो एसिड बेस टाइट्रेशन में करते हैं। किस में करते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन में करते हैं। ठीक है, जब एसिड बेस टाइट्रेशन में करते हैं, यानी एसिड को बेस के साथ या बेस को एसिड के साथ हम क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कराते हैं, तो ही हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो ये टाइट्रेशन को अगर देखा जाए तो एसिड और बेस के बेसिस पर ये जो टाइट्रेशन होता है ये 4 टाइप का हो जाता है। कौन से 4 टाइप का हो जाता है? तो पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब एसिड भी आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हो और बेस भी आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हो। दूसरा होता है वीक एसिड एंड वीक बेस। दोनों ही हमने वीक ले लिए, अभी दोनों स्ट्रॉन्ग लिए थे, अब दोनों वीक ले लिए। अब तीसरा हम लिखेंगे यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और जो चौथा होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये 4 टाइप के पॉसिबल टाइट्रेशन होते हैं। ठीक है ना, और आप किस टाइप का टाइट्रेशन कर रहे हो उसके हिसाब से आप इंडिकेटर को यहां पर सिलेक्ट करते हो। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर आप उसके हिसाब से करते हो। ठीक है, जैसे देखें कि हमने यहां पर क्या किया कि आपका समझना बहुत अच्छे से, हमने एक ग्राफ बनाया है यहां पर, ये ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ में 0 से लेकर 14 तक की यानी ये पीएच की रेंज रख ली है, और बीच में क्या है आपका? ये 7 है। समझ में आ रही है बात? और हमने यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर हमने क्या किया कि जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है, हम सपोज करो एसिड वगैरह ले रहे हैं तो उसके अंदर कितना आपका ये बेस पड़ेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक एसिड लिया और इसके अंदर हम कुछ NaOH की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं, एक बेस की वैल्यू रख दे रहे हैं, NaOH वैल्यू हमने यहाँ पर ये रख दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि शुरू में जब आप टाइट्रेशन करते हो तो टाइट्रेशन तो आप जानते होगे, फ्लास्क के अंदर हमने किसी एक चीज को लिया, एसिड को लिया या बेस को लिया। ठीक है, चलो हमने एसिड को ले लिया फ्लास्क के अंदर। ठीक है, और फिर हमारा जो ब्यूरेट रहता है उस ब्यूरेट से हम बूंद बूंद करके यहाँ पर किसे डालते हैं? बेस को डालते हैं। तो बेस को डालते हैं तो इसका जो पीएच रहता है वो आपका धीमे 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 धीमे, जैसे जैसे आप बेस डालते जाओगे वैसे धीमे 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 इसका पीएच चेंज होता जाएगा। ये पीएच चेंज हो रहा है। देखो पहले आपने इतना NaOH डाला तो इसकी वैल्यू ये थी, सपोज करो 1 थी, है ना। फिर आपने यहाँ पर थोड़ा सा बेस को और बढ़ाया तो अब देखो पीएच वैल्यू और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 2। और आपको मालूम है पीएच 1 का मतलब क्या होता है? 10 to the power -1 H+ का कंसंट्रेशन है, यहाँ 10 to the power -2 है। कितना है? 10 to the power -2 है। तो बताओ 10 to the power -1 बड़ा होता है कि 10 to the power -2 बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है। -2 मतलब कम हो गया, यानी H+ का कंसंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब ये होता है प्रेजेंस ऑफ H+ आइंस। तो उनकी आपका ये कम होता जा रहा है क्योंकि OH से न्यूट्रल करता जा रहा है। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को और बढ़ाओगे, NaOH का और वॉल्यूम डालोगे तो पीएच और बढ़ता जाएगा, यानी H+ कम होता जा रहा है क्योंकि ये 10 की माइनस पावर में। बढ़ते 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 एक पॉइंट ये आएगा कि जैसे ये न्यूट्रल होने वाला होगा तो जैसे ही आपने एक और अगली बूंद डाली, अगली जैसे ही यहां पर नेक्स्ट बूंद आप डालोगे तो नेक्स्ट बूंद डालने पर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। स्ट्रेट नहीं ले जाना है, ऐसा ले जाना है। ठीक है ना, और फिर
एक सर्टेन पीएच तक पहुंचने के बाद में फिर से इसमें क्या होने लगेगा, थोड़ा सा इसे कम कर लें क्योंकि ये तो पीएच बहुत ऊपर निकल जाएगा नहीं तो। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, फिर से आपका ये शार्प चेंज दिखाने लगेगा। देखो इस दरमियान क्या हुआ, NaOH हमने देखो खूब सारा डाल दिया, बात समझ आ रही है। हमने NaOH जो है यहाँ पर NaOH हमने थोड़ा सा डाला और पीएच में चेंज देखो कितना आया, यहां से लेके यहां तक का पीएच में चेंज आ गया, कितना सारा शार्प चेंज आया, बात समझ आ रही है। कितना सारा ये शार्प चेंज आया है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा पीएच लगा है, इतना पीएच चेंज हो गया सिर्फ इतनी सी वैल्यू डालने में। और यहां देखो इतनी वैल्यू हम डाल लेते तो कितना जरा सा चेंज आ रहा था, बहुत जरा सा पीएच में चेंज आ रहा था। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट या टाइट्रेशन पॉइंट, जहां पर ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। समझ में आई ये बात। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट या टाइट्रेशन पॉइंट बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट को, जहां एकदम से शार्प चेंज इन पीएच आता है, एक बूंद डालने से शार्प चेंज इन पीएच आता है, उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने यहां पर देखा, क्या देखा कि फिनोप्थिलीन का पीएच चेंज, फिनोप्थिलीन का पीएच चेंज कहां पर आ रहा है, तो आपने देखा 8 से 9 के बीच में आ रहा है, और 8 से 9 के बीच में कहीं ये यहां पर पड़ रहा होगा। जबकि मिथाइल ऑरेंज का आपने यहां पर देखा पीएच रेंज कितनी आ रही है, 4 to 6, तो वो कहां पड़ रही होगी, वो यहां पड़ रही होगी। तो अगर किसी का एंड पॉइंट के रेंज में ही अगर उस इंडिकेटर की पीएच रेंज आ रही है, किसी एसिड बेस के टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट आ रहा था, अगर उसी एंड पॉइंट के बीच में ही पीएच रेंज, यानी इंडिकेटर भी अपना कलर चेंज कर ले रहा है, तो वो उसका सूटेबल इंडिकेटर है। और हमने कोई ऐसा इंडिकेटर लिया, मालूम पड़ा जो 12 पर अपना पीएच रेंज को शो कर रहा है, तो मालूम पड़ा एंड पॉइंट तो जाने कब का निकल चुका, हमने टाइट्रेशन में से यूज किया, एंड पॉइंट तो मालूम नहीं जाने कब का निकल चुका है, और वो अपना पीएच चेंज, वो अपना पीएच रेंज यानी अपना चेंज इन कलर को कहां दिखा रहा है, इस एंड पॉइंट से बहुत ऊपर दिखा रहा है। तो क्या ये सही सिलेक्शन होगा, ये सही सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हम अलग अलग टाइट्रेशन के लिए अलग अलग किसे यूज करते हैं, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। अलग अलग टाइट्रेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स को हम लोग यहां पर यूज करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है, चलिए अब देखें किसे कहां यूज करेंगे। तो अगर हम पहले केस के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये है न्यूट्रल पॉइंट, है ना। और इसका जो एसिड बेस का जो टाइट्रेशन हम करते हैं, तो उसका जो एंड पॉइंट आता है, वो एंड पॉइंट कहां आता है, ये आने के बाद में, ये आने के बाद में ये ऐसा आता है, यानी 7 से थोड़ा सा नीचे और 7 से थोड़ा ऊपर के बीच में इसका एंड पॉइंट आता है। और एंड पॉइंट अगर इसका आता है तो इसमें इसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, यहां आप फिनोप्थिलीन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहां मिथाइल ऑरेंज का भी यूज कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज का भी यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज का 4 to 6 BC में आ रहा है, और इसका फिनोप्थिलीन का 8 to 10 भी इसी के बीच में आ रहा है, यानी इसके एंड पॉइंट के अंदर ही पड़ते हैं ये वाली रेंज। टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है उसके बीच में ही पड़ती है इनकी इंडिकेटर की पीएच रेंज, इनके बीच में ही पड़ती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम। अगर हमने एक वीक एसिड और वीक बेस ले लिया, ये ले लिया, तो इसके लिए एक्चुअल में कोई शार्प एंड पॉइंट होता ही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी इंडिकेटर यूज ना करके हम बिल्कुल ही डिफरेंट इंडिकेटर्स को यहां यूज करते हैं। क्या हुआ, हम किसी दूसरे इंडिकेटर को यहां पर यूज करते हैं, दूसरे मेथड को यहां पर यूज करते हैं, वो हमें कवर नहीं करना है। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अगर हम यहां पर लेते हैं, तो इसे गौर से देखना जरा।
इसका जो एंड पॉइंट रहेगा, इसका जो एंड पॉइंट रहेगा वो आपका 7 से पहले ही खत्म हो जाता है। किससे पहले खत्म हो जाता है? और अगर 7 से पहले ही खत्म हो जाता है तो क्या आप इसमें फिनोप्थिलीन यूज कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हो? वो बिल्कुल कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज क्या है? 4 to 6। तो ये यहां पर काम कर जाएगा। कौन काम कर जाएगा? मिथाइल ऑरेंज। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया तो उसके लिए आप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज नहीं करोगे उस टाइट्रेशन में। उस टाइट्रेशन में आप किसे यूज करोगे? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को यूज करोगे। और अगर आपने क्या लिया? एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। वीक एसिड है और क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जो एंड पॉइंट आएगा वो कहां आएगा? 7 से ऊपर। तो क्या यहां मिथाइल ऑरेंज यूज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे बेटा। 7 से ऊपर आ रहा है एंड पॉइंट। कहां आ रहा है? 7 से ऊपर आ रहा है। तो यहां पर किसे यूज करोगे? फिनोप्थिलीन को यूज करोगे। किसे यूज करोगे? फिनोप्थैलीन को यूज करोगे। ठीक है। तो किसी भी इंडिकेटर को अपन कभी भी यूज नहीं कर सकते, चॉइसेस के बेसिस पर आएगा। अब थोड़ा सा ये ग्राफ याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ी सी हल्की सी ट्रिक बता देता हूं। देखो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो इसके लिए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। और ये 7 से काफी ऊपर तक और 7 से काफी नीचे तक इसका एंड पॉइंट रहता है इसके टाइट्रेशन का। अच्छा, दोनों ही वीक है तो उसकी तो दिक्कत ही खत्म हो गई। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो अभी समझ में आ गया, दोनों वीक हो गए तो उसकी तो दिक्कत ही खत्म हो गई। वो आपको अभी नहीं पढ़ना है उस मेथड को। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या है? वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? और एसिड की रेंज कहां रहती है? 0 से 7 के बीच में। तो इसका एंड पॉइंट कहां आएगा? 7 से नीचे। ठीक है, या मैक्सिमम 7 तक पहुंचेगा, यानी ये नीचे की रेंज में रहेगा 0 से लेकर 7 के बीच में। और यहां कौन स्ट्रॉन्ग है बेटा? यहां तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहां स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो इसका कहां आएगा? 7 से ऊपर। ठीक है, तो यहां किसका यूज करोगे? फिनोप्थिलीन का। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये ग्राफ भी याद हो गए होंगे, इसके चार्ट भी। इसके हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब हम पीएच रेंज से हम क्या करते हैं? एक सूटेबल इंडिकेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। द पीएच रेंज of indicator should match sharp change या जिसे अपन क्या लिख सकते हैं? एंड पॉइंट इन पीएच। ठीक है, शार्प चेंज इन पीएच ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में जो शार्प चेंज हो रहा है पीएच का, उससे आपकी मैच होनी चाहिए। किसे मैच होना चाहिए? पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर को, while selecting suitable indicator। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात? सभी को समझ में आ गई है ना ये बात? ठीक है, चलिए। अब आपसे कह दिया जाए कि कोई एक इंडिकेटर है, उसकी पीएच रेंज निकालिए। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि आप पीएच रेंज निकालिए। किसकी? पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। किसी इंडिकेटर की पीएच रेंज को आपको यहां पर निकालना है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बताऊं, एक क्वेश्चन से हम लोग इसे लेकर चलते हैं कि इंडिकेटर कांस्टेंट जिसे हम किससे दिखाते हैं? के आई एन। तो उम्मीद है इसे तो समझ गए होगे के आई एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इंडिकेटर में हम वीक एसिड या वीक बेस को ही तो यूज करते हैं, तो वहां रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और जहां भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा।
तो एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता था तो हम उसे बोलते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। बेस का निकलता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पर हम उसे नाम क्या देते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। वाटर का हम निकालते थे तो हम उसे बोलते थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस का निकालते थे तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते थे हम उसे। समझ में आ रही है? इंडिकेटर के लिए निकालेंगे तो हम इंडिकेटर कांस्टेंट कह देंगे उसे, KIN हमने लिख दिया। ऑफ फिनोप्थिलीन is 10 to the power -9. Find out pH range. Find out pH range. pH की क्या रेंज होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। कैसे करेंगे? वैसे तो इसकी बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन एक बार हम पूरी सॉल्विंग करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। जैसे हमने एक इंडिकेटर लिया फिनोप्थिलीन, HPH को हमने लिया, तो बनी बात है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक एसिड है। वीक एसिड है तो ये क्या देगा, H+ देगा, और क्या देगा आपका pH नेगेटिव देगा। तो यहां पर इक्विलिब्रियम पर जब आप इसका कांस्टेंट निकालोगे तो ये कांस्टेंट क्या निकलेगा, H+ का कंसंट्रेशन, pH का कंसंट्रेशन, pH नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन HPH का कंसंट्रेशन। स्मॉल h लिख लें, नहीं तो ये फिनोप्थिलीन नहीं लगेगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हमें pH रेंज निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या चीज जरूरत पड़ेगी, तो pH का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, H+ का कंसंट्रेशन। तो H+ के कंसंट्रेशन को अगर हम यहां पर रखें तो ये HPH ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, KIN HPH का कंसंट्रेशन अपॉन pH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आ गई है सभी को? समझ में आ गई है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर हमें ये मालूम है, क्या मालूम है, कि जब मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो अपना इंडिकेटर अपना कलर अलग शो करता है, और आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो फिर वो अपना दूसरे कलर को शो करता है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें, येलो कलर होता है और रेड कलर होता है। एसिडिक में रेड कलर है और बेसिक में येलो कलर है। तो सपोज करो वो एसिड में, तो एसिड में है अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर मान लो जैसे आपको ये कलर्स याद नहीं हो, ठीक है, फिर हम इसके बारे में अभी हल आएंगे। हमने यहां पर लिया मिथाइल ऑरेंज, बेसिक मीडियम में आप इसे डालोगे तो बताओ यहां पर रेड कलर आएगा या ऑरेंज कलर आएगा? चलो अच्छा, हाँ येलो आएगा या रेड आएगा? येलो आएगा। तो किसका कंसंट्रेशन बेसिक में ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का? आयंस का ज्यादा रहेगा, है ना? यही गलती कर दी आपने। देखो मिथाइल ऑरेंज अपने आप में क्या है, इंडिकेटर है, और ये बेसिक इंडिकेटर है। बेसिक इंडिकेटर मतलब ये नहीं होता कि ये बेस के बारे में इंडिकेट करेगा। बेसिक इंडिकेटर मतलब हमने इसमें बी बेस को यूज किया है। और फिनोप्थिलीन क्या है, एसिडिक इंडिकेटर है। क्या है, एसिडिक इंडिकेटर है, क्योंकि उसमें H+ लगाया हमने। अब देखो बेस में अगर आपने सपोज करो यहां बेस ही डाला तो बेस बेस भाई भाई, बेस बेस भाई भाई, ये आपस में लड़ेंगे तो नहीं ना, एक हो जाएंगे ना। तो कौन ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे। कौन ज्यादा हो जाएगा, आयंस इसमें ज्यादा नहीं हुए, कौन ज्यादा हुए, मॉलिक्यूल्स ज्यादा हुए। मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन होता है ये इंक्रीज हो जाता है, और ये इंक्रीज होने पर ये कैसा कलर देता है, येलो कलर। तो बेसिक मीडियम में डालने पर, अगर बेसिक इंडिकेटर है बेसिक मीडियम में डालोगे तो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और अगर आपने इसे क्या किया, क्या किया भैया, एसिड में डाला, किस में डाला, एसिड में डाला आपने, एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, तो एसिड और बेस तो एक दूसरे के क्या हैं, जानी दुश्मन है ना। क्या है, बिल्कुल जानी दुश्मन है, दोनों एक दूसरे से लड़ मरेंगे।
और जब यहाँ बिल्कुल एक दूसरे से लड़ जाएंगे तो ना तो ये मॉलिक्यूल बचेगा और ना ये मॉलिक्यूल बचेगा, यानी बचेगा कौन? आइंस। तो यहां पर किसका कलर आ जाएगा? आइंस का कलर आ जाएगा। कलर जो भी आए आइंस का कलर आ जाएगा। हमें मालूम है एसिडिक मीडियम में आइंस का कलर क्या होता है? रेड होता है इसमें, तो ये रेड दे देगा। तो रेड कलर किसका है? आइंस का है। किसका है? तो एसिडिक मीडियम में ये क्या दे देगा? यहां पर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ आइंस इंक्रीजेस, और ये अपना कलर देंगे। समझ में आई ये बात? चलो फिनोप्थिलीन के बारे में बात करते हैं, HPH के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और हमने यहां पर क्या किया? ये H+ है और क्या है? pH नेगेटिव है। हमने अगर इसे एसिडिक मीडियम में डाला तो बताओ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, आइंस का कि मॉलिक्यूल्स का? किसका होगा? मॉलिक्यूल्स का। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसिडिक इंडिकेटर है, और अगर ये एसिडिक इंडिकेटर है तो यहां पर ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, और एसिड एसिड भाई भाई, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? और मॉलिक्यूल्स अपने कलर को शो करेंगे, दैट इज कलरलेस, है ना। और अगर इसी में हमने क्या डाल दिया? बेस डाल दिया। क्या डाल दिया? हमने बेस डाल दिया। तो बेस डालने पर क्या हो जाएगा? बेस और एसिड एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा और आइंस का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। ठीक है, आइंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, चलिए अब मेन इस पर लौटते हैं हम। देखो बेटा, ये HPH है, यानी ये मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। और ये क्या है बेटा? आइंस है। क्या है? ये आइंस है। समझ में आ रही है? और जब मॉलिक्यूल और आइंस का रेशियो 10:1 हो, ठीक है, जब ये क्या हो? रेशियो 10:1 हो, तो इसका एक अलग कलर होता है, और 1:10 हो जाए तो इसका एक अलग कलर होता है। यानी डिफरेंस ये 10 मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस पर ही अपने कलर को ये शो करते हैं, चेंज इन कलर। और इसके बीच में जो कलर रहेगा उसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये रेशियो या तो 10:1 हो तो एक अलग कलर होगा, और 1:10 हो तो एक अलग कलर होगा। और अगर इसके बीच के हो तो आप कलर में कंफ्यूज हो जाओगे, आप कलर चेंज को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी रहती है यही पीएच रेंज बन जाती है। किसकी? इंडिकेटर्स की। यही इंडिकेटर्स की क्या बन जाती है? पीएच रेंज बन जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई है? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलो अब आगे काम करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर लॉग का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन। और H+ का कंसंट्रेशन क्या है? यही तो है। तो इसमें एक बार ये वाली वैल्यू रखकर देखते हैं 10/1, और इसका हम पीएच निकाल लेंगे। और फिर दूसरा एक बार फिर से फॉर्मूला रखकर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे तो इसका पीएच निकाल लेंगे, और इन दोनों का जो पीएच निकल कर आया वही पीएच रेंज हो जाती है। वही क्या हो जाती है? पीएच रेंज हो जाती है। तो चलिए पहले वाले में हम रखते हैं इसे। हमें मालूम है पी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग टू दी बेस 10 H+ का कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग। अब H+ की जगह क्या रख सकते हो? इंडिकेटर कांस्टेंट HPH, यानी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अपॉन आयन का कंसंट्रेशन। क्या ये बात समझ में आ गई है बेटा? ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू को भी हम लोग यहां पर रखते हैं। तो हम ये जानते हैं log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n होता है। तो माइनस लॉग टू दी बेस 10 H+ का कंसंट्रेशन, ये बराबर किसके हो जाएगा? माइनस लॉग KIN माइनस लॉग HPH का कंसंट्रेशन अपॉन पीएच नेगेटिव का कंसंट्रेशन। क्या ये बात समझ में आ गई है? हमने माइनस के साथ में ही इसे कर दिया। ठीक है भाई, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं भैया? तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहां पर उठाकर रखें, ठीक है, क्या वैल्यू रखें कि हमने ये वैल्यू रखी है माइनस लॉग, और KIN का कितना दे रखा है हमें? 10⁻⁻9। तो हमने ये वैल्यू रख दी है 10⁻⁻9 माइनस लॉग। अब हमने
सबसे पहले कौन सा रेशियो रखा, 10/1, तो हमने ये रख दिया 10/1, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। और अगर ये 10 हो गया तो इसका मतलब log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर सबसे पहले हम कौन सा रेशियो रख रहे हैं, 10/1 का रेशियो रख रहे हैं। ठीक है भाई, ये वाला हमने पहला रखा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -9, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई है, +9। तो एक वैल्यू तो हमारी निकल कर आ गई है, एक पीएच की वैल्यू तो हमारी निकल कर आ गई है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा ना, जैसे हमने पी में कन्वर्ट कर लिया, ये कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है भैया, अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, -log⁻10 H प्लस का कंसंट्रेशन -log KIN, यही वाला फॉर्मूला रख रहा हूं मैं, है ना, KIN। और अगर हम इसे पलट लें तो कोई परेशानी है, बोलो भाई। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया प्लस इज इक्वल्स टू -log HPH का कंसंट्रेशन अपॉन पीएच नेगेटिव का कंसंट्रेशन। और इस वैल्यू में अब हम क्या रखेंगे, इसे रखेंगे 1 और इसे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां माइनस लगा दें, तो -log KIN की जगह 10⁻⁻9, और यहां वैल्यू हमने क्या रख दी है, log 10⁻⁻1। तो ये वैल्यू क्या आ गई है, तो इसे डायरेक्टली +9 लिख दें और ये उतरकर सामने आ जाएगा, तो ये सामने आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, +1, यानी ये वैल्यू क्या बन गई है, 10 + 10। तो ये पीएच की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 10। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये वैल्यू 10 निकल कर आई है, और ये वैल्यू, अच्छा ये इधर रुक तो जाओ, ये 10 था ना, तो 10 के साथ में ये वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। कितनी आएगी, -1 आएगी। तो -1 ये कर दिया, तो पीएच की रेंज कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 8, और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 10। तो इसका ये मतलब इसकी पीएच रेंज क्या है, व्हाट इज द पीएच रेंज, 8 to 10। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमेशा आप यही वाला रेशियो रखोगे, 10/1 और 1/10। तो अब देखो शॉर्टकट में आपको बताऊं, शॉर्टकट इसमें ये है कि कभी भी अगर आपको जैसे ये दिया हुआ है इंडिकेटर कांस्टेंट 10⁻⁹, तो आप इसे पीएच क्या मानना, 9। और हर बार एक इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, और एक क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, सपोज करो आपको यहां पर वैल्यू दी है किसकी, KIN की, इंडिकेटर कांस्टेंट की, 10⁻⁻6, तो इसका मतलब पीएच रेंज कितनी हो जाएगी, 5 to 7। सिंपल सी बात है, इतनी जरा सी बात है। इंडिकेटर कांस्टेंट अगर आपको मालूम है किसी भी इंडिकेटर का, ठीक है, तो उसमें से उसके ये माइनस साइनस को हटा देना, एक ऐड करना और एक सब्सट्रैक्ट करना, आपको पीएच रेंज पता चल गई। ठीक है, और सॉल्व करना हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। काफी लंबा चैप्टर था, निपट गया। ठीक है, ठीक है, चलिए।